हेलो हाय एवरीवन, फिर हम आप लोग के बीच पेपर 1 लेके आ गए हैं। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 शॉट है, यानी कि 50 क्वेश्चन जो गणपत यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको आज हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। किसके लिए यूजफुल है? तो ये जो क्वेश्चन है आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम के लिए बहुत ही, और हम इस क्वेश्चन का एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन पीएचडी में पूछा गया है, दिल्ली कोलकाता यूनिवर्सिटी का है, जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और मिथिला यूनिवर्सिटी का। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट कर देगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। रिसर्च का क्वेश्चन है, ये सब आपका है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो 1 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 1 है फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। जब रिसर्च कंडक्ट होता है, जब रिसर्च स्टार्ट होता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरिटी रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड है शुरुआती में? जब ऐसे समझिए, जब रिसर्च हम शुरू करते हैं तो उस समय क्या जरूरी होता है कि वो होना ही चाहिए, यानी कि नेसेसरी होना चाहिए। तो डिजाइन नहीं होता, डिजाइन जो होता है वो रिसर्च हम शुरू शुरू करते हैं तो उसके बाद का पोर्शन डिजाइन होता है। रिसर्च क्वेश्चन, हाँ, जब हम कोई भी चीज सोचते हैं, सोच करके जब मतलब ऐसा कुछ निर्णय मेरे पास आता है, क्या दिमाग में होता है कि क्वेश्चन करना, कि आखिर हम रिसर्च शुरू करते हैं, सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन ही आएगा ना, किस क्वेश्चन पे हमको काम करना है। तो आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सोचना हो जाएगा। डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसीजर एनालिसिस नहीं होता, ये तो बाद का चीज है। जब हम क्वेश्चन सोच लेंगे, डिजाइन कर लेंगे, उसके बाद जा करके डाटा कलेक्शन करते हैं। ठीक। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव आइडिया होता है, हो सकता है मे बी रिजेक्टेड मे बी एक्सेप्टेड। हाइपोथेसिस जो होता है आपका एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? टेंटेटिव आइडिया होता है, जो एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया होता है आपका, उसे बोलते हैं हाइपोथेसिस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 क्या है? सर्वे। सर्वे इज ए डैश स्टडी। सर्वे किस टाइप का स्टडी है? देखिए, सर्वे एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, फैक्ट फाइंडिंग थोड़ी है, नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट क्या होता है? जो हम डाटा कर रहे हैं, जो डाटा दे रहे हैं रिक्वायर्ड, वो फैक्ट होता है, तो फैक्ट है नहीं। डिस्क्रिप्टिव, हाँ, सर्वे क्या एक डिस्क्रिप्टिव है, जो हम एक तरह से करते जाते हैं, एनालिटिकल नहीं होता है कि उसमें हम डीपली स्टडी करते हैं, सिस्टमेटिक नहीं होता है। जो सिस्टम में क्या होता है आपका? डिस्क्रिप्टिव, यानी कि सर्वे किस टाइप का रिसर्च है, तो यह एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। which which of the following is a problem associated with survey research। सर्वे रिसर्च में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्या समस्याएं आती है? तो द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, नहीं, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिविटी होगा नहीं। द प्रॉब्लम ऑफ गोइंग नेटिव, ये भी नहीं होता है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होता है। अब आते हैं प्रॉब्लम ऑफ ओमिशन। देखिए, ये क्वेश्चन ऊपर वाला क्वेश्चन बताए थे अभी हम, सर्वे रिसर्च के अकॉर्डिंग से प्रॉब्लम ओमिशन मतलब जो समस्याएं हैं उस समस्याएं को निकालना और बताना कि इसका हल मुझे करना है, दिस द प्रॉब्लम ऑफ ओमिशन। प्रॉब्लम ऑफ राउटनेस जी नहीं, राउटनेस भी नहीं होगा। ठीक है, आपका हो जाएगा प्रॉब्लम ऑफ ओमिशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्या है? व्हाट इज रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या होता है? रिसर्च डिजाइन क्या है? तो ए वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी। नहीं भाई, रिसर्च जो होता है एक ग्राउंडेड थ्योरी होता है, उसको हम ग्राउंड लेवल से लेके चलते हैं। हवा हवा में नहीं चलता है रिसर्च, क्या होता है? ग्राउंडेड लेवल से रिसर्च को ले दे दिया जाता है, ग्राउंड लेवल से कोई बात पूछते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कौन पार्टी को कितना वोट होता है आएगा, वो सर्वे कहाँ से होता है? ग्राउंड लेवल पे होता है, पब्लिक लेवल से होता है। तो ये आपका ग्राउंडेड लेवल गलत है, यहाँ नोट दिया है इसलिए ऑप्शन गलत है। अब आता है द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स। रिसर्च डिजाइन में क्या होता है? सिर्फ आपका चॉइस करना है कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड दोनों हो सकता है, नहीं, ये भी गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं कि चॉइस पर डिपेंड करता है। अब आता है द स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग एग्जांपल ग्राफ। नहीं, ये भी नहीं होगा, ग्राफ फाइंडिंग नहीं करता। हाँ, लास्ट ऑप्शन आपका डी है। ए फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। जब हम मान लीजिए क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, ठीक, उसके बाद क्या होता है? डाटा कलेक्शन करते हैं,
साइट पे जा करके हमको किस टाइप का डाटा लेना है, कलेक्शन कर करके डाटा का एनालिसिस करते हैं, वही आपका सही रिसर्च डिजाइन का प्रोसेस होता है। आपका ये आंसर सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 क्या कहता है, इन एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है। देखिए एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में द वन दैट इज नॉट मैनिपुलेटेड, आप लोग याद रखिएगा कि एक्सपेरिमेंटल जब रिसर्च होता है तो उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, कहीं उसको डाटा को चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो फैक्ट है, जो डाटा हमको रिसर्च करने के बाद आता है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, एंड इन विच एनी चेंज आर ऑब्जर्व, ठीक है, नहीं होता है। ये आपका राइट ऑप्शन होगा। द वन दैट इज मैनिपुलेटेड ऑर्डर टू ऑब्जर्व, ने हमने पहले ही बोला कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेट का कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर कंट्रोल कंडीशन रहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable for the control condition, no manipulation, any changes experimental design, okay। then move to next option, क्या आपका है, a measure of extent to which personal values affect research, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका पर्सनल वैल्यू रिसर्च में कोई इफेक्ट पड़ता है, कोई प्रभाव पड़ता है, गलत है। एन एम्बिगुअस कंसेप्ट हुज मीनिंग डिपेंड हाउ डिफाइंड, जी नहीं, ये भी आपका नहीं होगा, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता जो डिफाइंड किया जाए, ठीक। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या आपका है, ए सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू इज, ए सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, जो हम स्टडी करते हैं, वन व्हिच स्टार्ट इन द लाइब्रेरी द गोज टू वन लाइन डाटाबेस एंड फाइनली इन द, नहीं, ये जैसे नहीं होता है कि आप लाइब्रेरी में गए और वहाँ का किताब खोल लिए और उस डाटाबेस को पढ़ना शुरू किए इंटरनेट यूज करके, यह कोई लिटरेचर रिव्यू नहीं है। जब हम, हाँ, ए रेप्लिकेबल साइंटिफिक एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस क्या होता है, ये ए रेप्लिकेबल साइंटिफिक एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस क्या होता है, ये रिसर्च रिव्यू करते हैं। रेप्लिकेबल जो डाटा ऑथेंटिक होता है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेक्ट होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। वन व्हिच गिव्स इक्वल अटेंशन प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन द एरिया, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। इरेस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल प्रोसेस ऑफ द प्रोफेशनल प्रोसेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट रिसर्च, ये भी नहीं होता है, कोई ये नहीं है कि हम टाइम के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैनेजमेंट प्रोफेशनल प्रोसेस, ये मैनेजमेंट प्रोसेस का, दिस इज नॉट प्रोसेस ऑफ द सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, ओके। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है, 7 आपका है, a scale in which the respondent directly compares two or more objects and make choices among them, यानी कि स्केल इन विच, जो रेस्पोंडेंट डायरेक्टली होता है, कंपेयर जब करते हैं एक या दो से कंपेयर ऑब्जेक्ट से करेंगे तो किस में ये होता है, क्या कह रहा है, किस में ये होगा, तो इस चीज को हम अब फोकस करते हैं कि किस में ये होगा, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं, ये क्या है, रेटिंग स्केल। देखिए जब दो चीज को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर, यहाँ क्या लिख रहा है, कंपेयर ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, ये की पॉइंट है। जब हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के साथ क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इस चीज पे फोकस करिए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है, वन और टू मोर कंपेयर की बात कर रहा है ऑब्जेक्ट का, जब कंपेयर की बात करेगा ना तो सीधा रैंकिंग स्केल में आएगा भाई, रैंक, और 1 2 3 4, जैसे कोई खिलाड़ी को देखिए उसका किस रैंक में बैटिंग करने के लिए उतरता है, तो उस टाइप से जब कंपेयर किया जाता है वो आपका क्या होता है, रैंकिंग स्केल होता है। रेटिंग स्केल अलग होता है, जो उसका मतलब कोई कंपनी का सर्वे किया जाता है ना, तो उसका रेटिंग स्केल के हिसाब से होता है, 1 2 3 4 5 है तो खूब हाई रेटिंग है, उन हिसाब से लो रेटिंग स्केल होता है। तो वो मैंने यहाँ सब कंसेप्ट को एक साथ इलाबोरेट करके बताते जा रहे हैं, ग्राफिक नहीं होता, ग्राफिक अलग, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, अभी तो आपने बताया डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, यानी कि आपका रैंकिंग स्केल इज द राइट ऑप्शन। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या है, इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप। देखिए एक्शन रिसर्च क्या होता है, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना आपका एक्शन रिसर्च होता है, ठीक ना।
जैसे स्कूल में बच्चे को टीचर पढ़ाते हैं तो किस रिसर्च में आता है आपका, एक्शन रिसर्च में आता है। यहाँ क्या कर रहा है आपका जो एक्शन रिसर्च है उसमें क्या सीक्वेंस यूजुअल होगा, तो प्लान, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। पहले क्या करते हैं हम प्लान बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या होता है प्लान, प्लान करते हैं कि किस तरह से हमको स्टडी, फिर एक्ट उसको लागू करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक, यह आपका हो जाएगा। अब आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या है, which one is called the non probability sampling। इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सा है, तो आपका ये कोटा सैंपलिंग हो जाएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग नहीं होगा, सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक नहीं होता है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम नहीं होता है। अगर आप लोग को कुछ इसमें सेपरेट लगेगा कि क्लस्टर, सिस्टमेटिक, स्ट्रैटिफाइड पर कुछ कंसेप्ट दें तो आप अलग से कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट दे दूंगा, क्लस्टर का, सिस्टमेटिक का और स्ट्रैटिफाइड का। ओके, देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कहता है, क्लस्टर सैंपलिंग। क्या है भाई, क्लस्टर सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग एंड सिस्टमेटिक सैंपलिंग आर टाइप ऑफ। जो आपका ये क्लस्टर सैंपलिंग है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग है, सिस्टमेटिक सैंपलिंग है, ये किस टाइप के सैंपलिंग में आता है, बात ये है। ये सब जो होता है आपका रैंडम, रैंडमली में आता है, कहीं सिलेक्ट कर लेंगे रैंडम, रैंडम सिलेक्शन, ठीक है, रैंडम सैंपलिंग में ले लेते हैं इस टाइप के क्लस्टर को, स्ट्रैटिफाइड को, सिस्टमेटिक को, याद रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन रैंडम नहीं होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सैंपलिंग इसमें नहीं होता है, यानी कि आपका रैंडम सैंपलिंग इज राइट ऑप्शन। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है आपका, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पेयर टी टेस्ट बेस्ड ऑन एन पेयर ऑब्जर्वेशन। टी टेस्ट क्या होता है, स्मॉल टेस्ट होता है, ग्रेटर देन 30 होता है, ये आपका टी टेस्ट होता है, ठीक है। टी टेस्ट क्या होता है, नहीं होता है, मैंने ऑलरेडी अभी बता दिया है। और क्या कहानी क्या क्वेश्चन में है कि तब टी टेस्ट होता है तो ऑब्जर्वेशन की बात कहा जा रहा है ना, ऑब्जर्वेशन जो आपका हुआ टेस्ट का, n-1 इज द राइट ऑप्शन, यही ऑब्जर्वेशन होता है, 2n नहीं होता है, 2n-1 नहीं होता, ये नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में बहुत सारे बात छिपी हुई है, एक क्वेश्चन में क्या है, बहुत सारे बात छिपी हुई है, और यही बात तो इम्पोर्टेंट है आपका, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 बताने जा रहे हैं। इसमें आपका 2-3 टाइप के रिसर्च कवर अप हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, यदि आपको कुछ पता होता है मान लीजिए तो क्वेश्चन क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है, क्वेश्चन इजी हो जाता है, नहीं कि आपको सिर्फ मैचिंग करवाना है, मैचिंग करा करके इसका आंसर निकालना है, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च है और इवैल्यूएट रिसर्च है, ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च में क्या होगा, एक्सप्लोरिंग क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च जो आपका होता है, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ थ्योरी फॉर यूज वेरियस सिचुएशन। यदि हम बहुत सारे सिचुएशन में करते हैं तो ये आपका अप्लाइड रिसर्च में आता है। देखिए मैंने क्या बोला कि अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, जो कोई भी वर्स्ट कंडीशन है उसमें क्या करते हैं हम, उसको अप्लाई करते हैं, मतलब कि एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ थ्योरी फॉर यूज वेरियस सिचुएशंस इज फॉर अप्लाइड रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या है आपका, इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जो पहले से सिचुएशन है उसको इम्प्रूवमेंट करना, इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू इंटरवेंशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्शन रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च क्या है, फंडामेंटल रिसर्च जो होता है, डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग, जो थ्योरी बिल्डिंग डेवलपमेंट होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, फंडामेंटल रिसर्च हो जाएगा। अब आते हैं इवैल्यूएटिंग रिसर्च क्या होता है, इवैल्यूएट जो होता है, फाइंडिंग फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन, जो इंटरवेंशन होता है फाइंडिंग करके डाटा को इम्पैक्ट इंटरवेंशन, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इवैल्यूएट रिसर्च। अब आइए देखते हैं कि किस ऑप्शन में, देखिए आप लोग ये बताए हम अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, अगर ढंग से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को ही देख लीजिएगा तो शायद आपका एग्जाम में पूछ देगा तो आप वहां पर कर सकते हैं डील, ठीक है। इवैल्यूएट रिसर्च तो देख लेते हैं कि ये ऑप्शन किस किस ऑप्शन में सही बैठ रहा है, तीन तीन है,
3, हाँ 3 1 4 2, हाँ सी ऑप्शन में सही बैठ रहा है, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये भी वही मिलाना कराने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ए ग्रुप 1 और ग्रुप 1 गिव्स इंटरव्यूज व्हाइल ग्रुप 2 इंडिकेट्स देयर मीनिंग्स। ओके, मैच टू ग्रुप्स, दोनों ग्रुप को मैच करके बताना है। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, इसको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है, स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि आप पहले से सोच विचार के आते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछना। स्ट्रक्चर्ड मतलब हमने सोच विचार के आया कि मान लीजिए कोई इंटरव्यू है, इंटरव्यू में हमको 10 क्वेश्चन ही पूछना है, तो 10 क्वेश्चन को हम लिख के आए हैं, उसी के अनुसार हम 10 क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन, जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन सोचा हुआ है, वही क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम पूछेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। खुद से सोचिए, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बताते, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर और एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, इसलिए मेरा लेक्चर सबसे अलग होता है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है आपका, प्री डिटरमाइंड, जो पहले से सोचे हुए प्लान किए हुए हैं कि हमको 10 क्वेश्चन इंटरव्यू में बच्चों से पूछना है, स्ट्रक्चर्ड हो गया। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, इसमें होता है फ्लेक्सिबिलिटी, होता है फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच होता है, मतलब कोई सोच विचार के नहीं आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, जहां मन तहां से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन 10 भी पूछ सकते हैं, 15 भी पूछ सकते हैं, मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सोच विचार के नहीं आए हैं, उसमें क्या आएगा, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन ये वाला ये हो जाएगा कि अनस्ट्रक्चर का था, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ठीक है, अब आते हैं फोकस्ड इंटरव्यू। फोकस्ड इंटरव्यू जो होता है आपका अटेंशन ऑन द क्वेश्चन टू आंसर। जब क्वेश्चन टू आंसर होता है, क्या होता है, बच्चा में फोकस मतलब कि उस पर अटेंशन होता है, और क्वेश्चन और आंसर से उसके तो दिमाग में कुछ मतलब चल रहा हो, मतलब उसको दिमाग जो होता है, कंसेप्ट होता है, वो बाहर निकलता है। किससे निकलेगा, क्वेश्चन आंसर से ही निकलता है, वो आपका फोकस्ड इंटरव्यू में आता है। किसमें आता है, वो फोकस्ड इंटरव्यू में आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, क्लिनिकल इंटरव्यू। क्लिनिकल इंटरव्यू कौन बच रहा है आपका, इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस। जब कोई मान लीजिए पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है ना, डॉक्टर क्या करते हैं, उसका इंडिविजुअल हिस्ट्री लेते हैं कि तुम बीमारी कब से है, कि उस ग्रुप में पूछते हैं कि तुम कब से बीमार हो, क्या करते हो, नहीं, उसका इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री को जजमेंट करते हैं, वो क्या आपका हो जाता है, इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस, यानी कि क्लिनिकल, क्या होता है भाई साहब, क्लिनिकल लाइफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में सही बैठ रहा है, 4 1 3 2, 4 1 क्या है, 4 1, ये 2 है, 4 1 2 और 3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, 4 1 3 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। मान लीजिए मेल और फीमेल स्टूडेंट्स है, परफॉर्म इक्वली वेल इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, यानी कि मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट है, मैथ के एग्जाम में इक्वली परफॉर्मेंस कर रहा है, दोनों का अच्छा नंबर आ रहा है, एक तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स, यह स्टेटमेंट क्या इंडिकेट करेगा, जब दोनों को मान लीजिए दो गो स्टूडेंट है, मेल और लड़का और लड़की है, मेल और फीमेल है, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में दोनों का सेम नंबर आ रहा है, इक्वली परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक, तो दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स ए, ये स्टेटमेंट क्या इंडिकेट करता है, तो आपका नल हाइपोथेसिस, क्या करता है, नल हाइपोथेसिस इंडिकेट करता है, क्योंकि दोनों का नंबर सेम आ रहा है। ठीक ना, रिसर्च हाइपोथेसिस नहीं होता है, डायरेक्शनल नहीं और स्टैटिस्टिकल नहीं, क्या होता है आपका नल हाइपोथेसिस का ये पॉइंट है। अब आते हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन इन विच टू अल्टरनेटिव आर पॉसिबल इज कॉल्ड। जब दो अल्टरनेटिव होता है, only two alternative questions are only two alternatives are
पॉसिबल इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? जो अल्टरनेटिव होता है उसे क्या बोलते हैं? डायक्टोमस क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? डायक्टोमस क्वेश्चन उसको बोलते हैं। जब अल्टरनेटिव होता है डायक्टोमस बोलेंगे, मल्टीपल थोड़ी होता है कि लगातार क्वेश्चन चल रहा है। ओपन एंडेड क्या होता है? खुला माइंड, एकदम जहां मन तहां से क्वेश्चन पूछना, ओपन माइंडेड, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, दिस इज द ओपन माइंडेड। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, बस बस जो हमको लिखा हुआ है, जो सोच के आए हैं कि 10 क्वेश्चन ही पूछना है तो 11वां पूछने का हिम्मत नहीं होगा, वो स्ट्रक्चर्ड होता है कि प्री डिटरमाइंड प्लान के साथ पूछते हैं। ठीक है, मैंने एक एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन दिए हैं आप लोग को, इसलिए इसका आंसर डायक्टोमस क्वेश्चंस होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं। 16 क्या आपका है कि द statistical distributions having a higher central peak and symmetrical in shape like a normal distribution, यानी कि जो ये क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिकल का है, एनालिसिस का क्वेश्चन है, ये सबको पूछा जाता है चाहे कोई भी सब्जेक्ट से हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस हैविंग ए हायर सेंट्रल पीक, जो सेंट्रल पीक हायर होता है, एंड सिमेट्रिकल इन शेप लाइक ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपका? लेप्टोक्रिटिक। क्या हो जाएगा इसमें? लेप्टोक्रिटिक हो जाएगा। मेजोक्रिटिक बीच वाला, वेलोक्रिटिक नहीं होता, स्क्विड नहीं होता, आपका लेप्टोक्रिटिक होता जी, यही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है? What are the conditions in which type 1 error? टाइप error कितना होता है? टाइप 1 error और टाइप 2 error। टाइप 1 error और टाइप 2 error, यहाँ पूछ रहा है आपका टाइप 1 error। तो टाइप 1 error जो होता है आपका, ये हो जाएगा द नल हाइपोथेसिस इज गेट्स रिजेक्टेड इवन इट ट्रू, यानी कि नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट होने के बाद भी सही है तो ये टाइप 1 एरर आता है। यदि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है और इवन इट फॉल्स, वो टाइप 2 एरर में आता है, यानी कि यहाँ टाइप 1 एरर पूछ रहा है, नल हाइपोथेसिस गेट्स रिजेक्टेड इवन इट ट्रू, नल हाइपोथेसिस गेट एक्सेप्टेड इवन इन फॉल्स, ये टाइप 1 हो जाएगा, ये 2 नहीं है। बोथ ये तो होना ही नहीं है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा द नल हाइपोथेसिस गेट्स रिजेक्टेड इवन इट इज ट्रू। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ये टाइप 1 टाइप 2 एरर जो है, अगर आप लोग को सेपरेट कुछ किस्म क्लास चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर का प्रॉपर 10 मिनट का क्लास दे सकते हैं, तो आप लोग कमेंट करिएगा, तब इस विषय में हम क्लास देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ कंपेयरिंग द, जो एनालिसिस वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस भी एक स्टैटिस्टिकल का पॉइंट ही है। तो मेथड्स ऑफ कंपेयरिंग द ऑफ सेवरल पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशंस का पूरा स्टडी होता है वो क्या है आपका? वेरिएंस है। वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या क्या है? वेरिएंस स्टैंडर्ड नहीं होता, अलग कंसेप्ट है, मींस प्रोपोर्शन नहीं है आपका, ये वेरिएंस होगा। ठीक, अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। एन एस्टिमेटर इज अनवाइज्ड इफ, जब एस्टिमेटर अनवाइज्ड होता है तो इसमें क्या होगा? अनवाइज्ड, ओके, अनवाइज्ड जब होता है इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नॉट ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर, वैल्यू सही नहीं है, पैरामीटर के अनुसार आप सही नहीं चल रहे हो, अनवाइज्ड हो गया, उसमें आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा दिया है, तो क्या होगा? अनवाइज्ड होगा, यानी कि जो भी रूल्स है आप रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। जब रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? वो आपका अनवाइज्ड कंडीशन को फॉलो करता है जी, ये नहीं होता है, यानी कि क्या है? इज नॉट, यानी कि इट एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नॉट ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, पैरामीटर के अनुसार जो आपका वैल्यू है वो सही नहीं है। अनएक्सपेक्टेड वैल्यू ट्रू वैल्यू जी नहीं है, एक्सपेक्टेड को ट्रू कैसे कर देंगे? कभी नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 क्या है? 20 आपका जो है EUIXI 0 सेज डेट, ये किसको शो अप करता है? तो ये जो है द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एरर गिवन एक्सप्लेनेटरी वैल्यू इज 0 मीन, यही शो करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? the sample mean of x is much larger than sample mean of error, ये नहीं होता, larger नहीं। डिवाइडिंग द एरर बाय एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स रिजल्ट इन ए जीरो, नहीं, एवरेज नहीं होता है। द सैंपल रिग्रेशन फंक्शन
रेसिडुअल अनरिलेटेड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ये भी नहीं होता है, सिंपल उससे रिलेट नहीं होता है। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन क्या है? 21 आपका जो है द टी स्टेटिक इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग। जो टी स्टेटिक है वो किसमें डिवाइड होता है? टी क्या आपका होता है? स्मॉल टेस्ट होता है, पहले बता चुके हैं। टी क्या है? एक स्मॉल टेस्ट है और डिवाइडिंग की कहानी इसमें है। तो वो हो जाएगा द एस्टिमेटर माइनस इट्स हाइपो क्या है वो? द एस्टिमेटर माइनस इट्स हाइपोथेसिस और हाइपोसाइज्ड वैल्यू बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेटर इज राइट ऑप्शन। द ओएलएस स्टैंडर्ड एरर नहीं होता है, 1.96 नहीं होता, क्योंकि यहाँ टी स्टेटिक कैलकुलेटिंग की बात किया जा रहा है ना। तो एस्टिमेटर माइनस हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू बाय द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेटर, द स्लोप बाय स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, एक्सप्लोरेटरी डेविएशन भी नहीं होता है, यानी कि आपका हो जाएगा ये सी ऑप्शन राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या है? द एफ टेस्ट। एफ टेस्ट क्या होता है? क्या पूछ रहा है? एफ टेस्ट जो होता है इज एसेंशियली ए टू टेल टेस्ट नहीं, टू टेल टेस्ट जो होता है आपका एफ टेस्ट नहीं होता है। उसके बाद इज एसेंशियली वन टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट भी एफ टेस्ट में नहीं आता है। एफ टेस्ट में क्या आता है आपका? can be one tailed as well as two tailed depending on the hypothesis, यानी कि वन टेल टू टेल जो डिपेंड करता है हाइपोथेसिस पे, वही आपका किसमें आता है? एफ टेस्ट में आता है। ये आपका क्या हो जाएगा? एफ टेस्ट हो जाएगा। कैन बी वन टेल्ड एज, उसके साथ साथ दोनों टेल्ड होगा, डिपेंड करेगा हाइपोथेसिस कैसा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? एफ टेस्ट हो जाएगा। कि नेवर द वर्ड नहीं, वन टेल्ड कभी भी नहीं होता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या है? इफ द इंटरसेप्ट इज इंक्लूडेड रिग्रेशन क्वेश्चन। क्या है? रिग्रेशन क्वेश्चंस व्हेन इज द प्रॉब्लम ऑफ डमी वेरिएबल। क्या है? व्हेन इज द प्रॉब्लम ऑफ डमी वेरिएबल ट्रैप अकर। इसमें डमी वेरिएबल में क्या होता है भाई? सही, when we take dummy variable more than the number of categories, यही होगा जो डमी वेरिएबल जब होता है, जब when we take dummy variable more than number of categories, जब डमी वेरिएबल करते हैं तो बहुत सारे कैटेगरी को वो इंडिकेट करेगा, दिखावेगा। ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। when we dummy variable less than number of category, ये नहीं होता, लेस देन होगा नहीं, जब डमी वेरिएबल लेस देन क्यों होगा? when interactions terms of dummy variable are नहीं होगा ये। when dummy variable are squared, ये भी नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है क्वेश्चन? 24 जो क्वेश्चन आपका है, द सक्सेसिव ट्रायल्स आर विथ रिप्लेसमेंट इन। जो सक्सेसिव ट्रायल्स है वो क्या रिप्लेसमेंट करता है? सक्सेसिव ट्रायल। ओके, तो ये सक्सेसिव ट्रायल जो होता है बायनोमियल होता है। क्या होता है? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपर ज्योमेट्रिक नहीं होता है, नहीं शो करता है, यानी कि आपका क्या करता है? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सो द सक्सेसिव ट्रायल्स आर विथ रिप्लेसमेंट। ओके, में ये बायनोमियल शो करता है, ज्योमेट्रिक का अलग कॉन्सेप्ट होता है, ये नहीं करता है, ये तो होगा ही नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या है? ए डैश इज ए सबसेट ऑफ। ए डैश इज ए सबसेट ऑफ मतलब किसका सबसेट है? तो आपका सैंपल और पॉपुलेशन। सैंपल इज ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, जो सैंपल है वही सबसेट किसका है? पॉपुलेशन का है। गुड, सही है, ऐसा ही होगा कि सैंपल इज ए सबसेट ऑफ ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का भी सैंपल का सबसेट नहीं होता, स्टैटिक पैरामीटर्स का नहीं होता, पैरामीटर्स स्टैटिक्स का नहीं होता, होगा तो क्या होगा? सैंपल इज ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या है? स्पेसिफिकेशन बायस और स्पेसिफिकेशन एरर, यानी कि स्पेसिफिकेशन बायस और स्पेसिफिकेशन एरर में बताना है आपको। ठीक है, तो ये जो है इसका इंक्लूडिंग स्पेसिफिकेशन बायस और स्पेसिफिकेशन एरर मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है ये बताना है। तो क्या है? इंक्लूडिंग डिस्क्रीट
डिस्क्रीट डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता है, ये उसमें इंक्लूड नहीं होता है। स्पेसिफाइंग the dependent variable in no log form and independent variable in linear form, नहीं dependent variable log form नहीं होता, ये linear form में नहीं होता, ये भी नहीं होगा। इंक्लूडिंग डमी वेरिएबल नहीं होता, क्योंकि स्पेसिफिकेशन बायस और स्पेसिफिकेशन एरर की बात हो रहा है। लिविंग आउट क्या है? लिविंग आउट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, जो भी लिविंग आउट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो होता है, यही आपका हो जाता है स्पेसिफिकेशन एरर में आता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? 27 जो है, इफ द स्टडी इज रिपीटेड, जब हम बार बार स्टडी को रिपीट करते हैं ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब पीरियड क्या होता है? बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड पीरियड द स्टडी इज कॉल्ड एज, जब बढ़ाते जाएंगे, टाइम पीरियड बढ़ते जाएगा, तो ये किस टाइप का स्टडी कहलाता है? इफ द स्टडी इज रिपीटेड, बार बार रिपीट स्टडी को करना है, ओवर एन एक्सपेंडेड पीरियड द स्टडी इज कॉल्ड, तो उस स्टडी को हम लैंग्वेज कहते हैं। मोर देन वन टाइम, क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ये आपका वन टाइम, जो हम एक बार स्टडी करते हैं वो हम उसको क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वन टाइम जो करते हैं उसे हम क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं उससे? क्रॉस सेक्शनल, जो वन टाइम के लिए करते हैं। तो यहाँ का क्या कह रहा है? मोर देन एक्सटेंडेड पीरियड, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल होता है। डिस्क्रिप्टिव पहले बता चुके हैं, टाइम सीरीज नहीं होता, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग जो होता है टाइम सीरीज होता है। क्या आपका हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। मैंने सारा चारों ऑप्शंस का डिस्कस किया है। ओके, देन मूव टू 28 नंबर क्वेश्चन। क्या है? ऑर्गेनिजम्स सॉरी ऑर्गेनाइजेशंस दैट कलेक्ट जेंडर इंफॉर्मेशन एंड सेल इट क्लाइंट्स आर कॉल्ड, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं क्या करते हैं? वो जेंडर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जेंडर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और इस क्लाइंट को सेल करते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डाटा प्रोवाइडर्स। नहीं, डाटा प्रोवाइडर नहीं होता है इसमें। हाँ, सिंडिकेटेड डाटा एंड सर्विसेज, ये सही है कि सिंडिकेटेड डाटा सर्विसेज इज द राइट ऑप्शन। इंडिकेट डाटा सर्विसेज जी नहीं। डेडिकेटेड डाटा सर्विसेज, ये भी डेडिकेट का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन डाटा कलेक्ट करता है, जनरल इंफॉर्मेशन है। सेल इट टू क्लाइंट, क्लाइंट को सेल करता है। सिंडिकेट डाटा सर्विसेज इज द राइट ऑप्शन। ओके, देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। इन द फॉलोइंग डाटा दिया हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी मोड्स आर देयर, डाटा दिया हुआ है। इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है? मोड इसका 2 हो जाएगा। जिन लोगों को इनका आप लोग निकाल कर देखिएगा, अगर आंसर नहीं निकलता है मोड, तो हमको कमेंट करिएगा, इसको हम आंसर निकाल के बता देंगे। ठीक, इसका आंसर 2 होगा मोड। मीडियन, मीन, ये 3 का आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है। रेंज, मोड, मीडियन, मीन और रेंज स्टैटिस्टिक्स का है, ये रिसर्च का ही पॉइंट है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? 30 आपका है कि इन ए क्वेश्चनाइजर रेस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू मार्क देयर मटेरियल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस इज ए एग्जाम्पल ऑफ, ये जो मैरिटल स्टेटस है क्वेश्चनाइजर की कहानी, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये ऑर्डिनल का नहीं। मार्क द मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑर्डिनल का नहीं होता है, नॉमिनल का नहीं होता है। ये आपका जो होता है नॉमिनल। हाँ, जो ये क्वेश्चनाइजर करता है आपका, ये नॉमिनल का स्ट्रक्चर होता है। किसका होता है? ये नॉमिनल का स्ट्रक्चर नॉमिनल का होगा। ठीक है, ये आपका नॉमिनल का होगा, रेटिंग का नहीं होता है। और इंटरवल का भी नहीं होता है। किसका होता है आपका? ये नॉमिनल स्केल होता है, जो नेमिंग से स्टार्टिंग होता है। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? द सम ऑफ द परसेंट फ्रीक्वेंसीज, जो सम ऑफ द परसेंट फ्रीक्वेंसीज फॉर ऑल क्लासेस विच ऑलवेज इक्वल, जो परसेंट फ्रीक्वेंसीज होता है सबका, वो किस क्लासेस में इक्वल होगा? ठीक है, वन इक्वल थोड़ी होता है। द नंबर ऑफ क्लासेस जी नहीं, इक्वल नहीं होगा। द नंबर ऑफ आइटम्स इन द स्टडी, ये भी इक्वल्स नहीं होता है, यानी कि 100 जो होता है ये किसी भी कंडीशंस में ऑलवेज इक्वल होगा। ठीक है,
राइट ऑप्शन। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या है? द लेवल ऑफ मेजरमेंट, द लेवल ऑफ मेजरमेंट दैट अलाउ फॉर द रैंक ऑर्डरिंग डाटा आइटम्स इज, यानी कि जो लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है, लेवल ऑफ मेजरमेंट अलाउ फॉर डाटा रैंक, जो रैंक होता है उसको अलाउ करता है, तो किस में आता है? इससे पहले भी हम इस चीज को आपको बताए हैं, जो ऑर्डर के फॉर्म में होता है, जो डाटा रैंक को सर्व करता है, क्या होगा वो? ऑर्डिनल मेजरमेंट। जहाँ क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, ज्यादा घूमने की जरूरत ही नहीं है। रैंक ऑर्डरिंग डाटा आइटम इज ये क्या हो जाएगा? ऑर्डिनल मेजरमेंट हो जाएगा। नॉमिनल मेजरमेंट नेमिंग्स होता है। रेशियो क्या होता है आपका? 1:2 रेशियो, तो रेशियो के फॉर्म दिखाता है, रेशियो हो जाता है। इंटरवल जो बीच में रुकता है, वो इंटरवल का पॉइंट आता है, यानी कि दिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका इसका हो जाएगा ओरिजिनल मेजरमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या है आपका? 33 जो है, द एग्रीगेट ऑफ ऑल यूनिट्स परटेनिंग टू स्टडी इज कॉल्ड, जो मतलब कि जब हम सारे यूनिट्स को एग्रीगेट करते हैं, एक साथ करते हैं, परटेनिंग इज टू स्टडी कॉल्ड, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं ना। जब एग्रीगेट पूरे यूनिट को हम एग्रीगेट करते हैं, स्टडी करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे भाई? पॉपुलेशन कहेंगे। सिंपल तो होगा नहीं, यूनिट्स नहीं होगा और फ्रेम नहीं होगा, क्या होगा? लार्ज स्केल पे होता है, ये आपका पॉपुलेशन का पॉइंट होगा। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल आर नॉट कैटेगरिकल, यानी कि इसमें कौन सा वेरिएबल है जो कैटेगरी के फॉर्म में नहीं है? कौन क्या किसमें नहीं है? कैटेगरी के फॉर्म में नहीं है। तो ये एज ऑफ पर्सन, एज ऑफ पर्सन क्या है? कोई भी कैटेगरी के फॉर्म में नहीं होता है। जेंडर पर्सन कैटेगरी के फॉर्म में है। चॉइस और टेस्ट ट्रू और फॉल्स कैटेगरी के फॉर्म में होता है ना, चॉइस करना है कि टेस्ट क्या हो रहा है भाई, ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है, या जनरली ये कैटेगरी के टर्म में आता है, ठीक ना। मैटर 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 स्टेटस, ये भी आपका इसमें किस फॉर्म आता है? अभी तो डिस्कस किए हैं ना, ऑर्डिनल के फॉर्म में आए किस में आएगा ये? मैटर स्टेटस अभी तो डिस्कस हुआ है, आप वो आपका इसमें नहीं आएगा, यानी कि एज ऑफ पर्सन जो होता है, एज ऑफ ये मतलब इसमें आएगा, ये आपका कैटेगरी में आएगा, जबकि एज ऑफ पर्सन नहीं आता है, ठीक। अब आते हैं 35 क्वेश्चंस। वन यूज ए रिग्रेशन लाइन इज, यानी कि इसमें आपका रहा रिग्रेशन लाइन, इसमें कौन है, ठीक ना। रिग्रेशन लाइन की बात कर रहा है, तो डिटरमाइन इफ एनी एक्स वैल्यूज आर आउटलायर्स, ये नहीं होता है रिग्रेशन। y वैल्यूज आउटलायर, ये भी रिग्रेशन नहीं होता है। टू डिटरमाइन चेंजेस इन x कॉजेज चेंज इन y, ये भी नहीं होता है। यानी कि टू एस्टिमेट चेंज इन y फॉर वन यूनिट चेंज इन x, यानी कि y और x में जो वन यूनिट में चेंज होता है, यही आपका रिग्रेशन लाइन को शो अप करता है। किसको करता है ये? रिग्रेशन लाइन को शो अप करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या क्वेश्चन है उसको अब देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूशन ए और बी जो है, इसको करेक्ट बताना है। इसमें कौन सा क्वेश्चन आंसर सही होगा, सही वाला को बताना है। जैसे मीन 100 ए में है और बी में 90 है, मीडियन इसमें 90 है और मीन इसमें 80 को है, और मतलब बी में स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें 10, ए में 10 है और बी में 10 है, बराबर है। तो इसमें कर रहा है आपको, इसमें क्या कर रहा है कि स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको बताना है, उसको बताना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ए हैज लेस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी। मान लीजिए ए अगर 100 है और बी कितना है? 90 है, तो ये लेस हो रहा है ना, लेस तो शो कर रहा है, कम जा रहा है, कम जा रहा है ना, लेस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देन दैट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी is the right option. Distribution has more a is more coefficient variation than distribution of b थोड़ी more ज्यादा नहीं है। a has more person coefficient skewness, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन दिस राइट ऑप्शन ए होगा। अब आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, इन ए मॉडरेटली अस्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 50, क्या है डिस्ट्रीब्यूशन मीन इसका 50 है, एंड मीडियन इज 53, मीडियन कितना आपका है 53, मीडियन दिया हुआ है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 20% का वेरिएशन है, द पियर्सन कोएफिशिएंट अस्क्यूनेस, यानी कि आपका इसमें क्या पूछ रहा है, अस्क्यूनेस पूछ रहा है, तो अस्क्यूनेस जब निकालिएगा आप 0.9 आएगा, ठीक है, 0.9 आएगा, नहीं निकलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। 0.9 इसका आपका अस्क्यूनेस आएगा, अस्क्यूनेस का फॉर्मूला लगा करके इसको निकाल लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, which of these statistics is unaffected by outliers, यानी कि जो स्टडी करते हैं स्टैटिक्स में, इज अनअफेक्टेड बाय आउटलायर्स, इसमें क्या होगा, जो स्टडी किया जाता है वो आपका हो जाएगा इन क्वार्टाइल रेंज, मतलब कोई रेंज में नहीं होता है जब स्टडी करते हैं, मीन नहीं होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट, रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, क्या हो जाएगा आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द राइट ऑप्शन। 39 क्वेश्चन क्या है, in one in 120 families each 5 children, 120 families 5 बच्चे, नंबर ऑफ मेल्स वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलो, के नंबर ऑफ मतलब मेल इंडिकेट करता है एज पर गिवन योर क्वेश्चन, द द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ इज, तो मेल बर्थ का प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ 234 नहीं आएगा, निकालिएगा तो 296 नहीं आएगा, यानी कि जो मेल बर्थ का प्रोबेबिलिटी आपका आएगा 296 बाय 100 600 ये निकालिएगा, ठीक है। इसका जो निकालने का आपका तरीका होगा वो होगा जैसे कि ये कर लीजिएगा 4 इंटू 0, क्या करिएगा इसको टोटल टोटल क्या है यहाँ टोटल करना है, टोटल करके इक्वल टू 4 इंटू 0, फिर ऐसे करिएगा 4 इंटू 0 प्लस करके 18 इंटू 1, 18 1 है तो 18 इंटू 1, इस तरह से पूरा यहाँ तक करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक करने के बाद जो आपका प्रोबेबिलिटी आएगा गुना करने के बाद सारा को टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 120 कितना आएगा, इस सबको आप ऐसे कर लीजिएगा कि आपका 296 आएगा, 296 आएगा, ठीक है, इतना मल्टीप्लाई करके जोड़ करके 296 आएगा। उसके बाद कितना का कह रहा है 120 फैमिलीज, कितना है 120 फैमिली है ना, 120 प्रोबेबिलिटी 120 है, 120 इंटू 5 चिल्ड्रेन है, ठीक ना, तो वहां पर क्या कर देंगे 120 इंटू इंटू 5 कर दीजिएगा, 120 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा आपका टोटल 600 आ जाएगा, कितना टोटल आ जाएगा 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा गुना करने के बाद। उसके बाद मेल बर्थ, अब टोटल मेल बर्थ कितना हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है मेल बर्थ पूछ रहा था आपका, मेल बर्थ जो है 296 कितना आ जाएगा 296 बटे 600, इस तरह से आप इसका निकाल सकते 296 बटे 600 आ जाएगा, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आंसर इस तरह निकल जाएगा, ठीक। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 क्या है, द algebraic sum of the deviations of a frequency distribution from its mean is always, यानी कि जो algebraic sum of deviations हैं frequency distributions from its mean is always, frequency distribution में क्या always होता है, तो frequency distribution में always की कहानी होगी तो वो 0 होगी, ग्रेटर देन 0 नहीं होती है, लेस देन 0 नहीं, नॉन जीरो नंबर नहीं, क्या होता है ऑलवेज 0, ऑलवेज क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या है, गिवन IQ स्कोर, जो IQ इंटेलिजेंस होता है IQ स्कोर आर अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 100, क्या है विथ मीन 100 and a standard deviation of 15, the proportions of people with IQ 130,
130 और 100, तो जो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल IQ 130 ये क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको निकालिएगा IQ लेवल से, तो 95% गलत है, ये नहीं होगा। 68 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, यानी कि 2.5%, 2.5% इज द राइट ऑप्शन, ठीक। अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन क्या है? 42 जो आपका है, कंसीडर कंसीडर ए लार्ज रैंडम डाटा सेट फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस रेशियो of the number of data points which are in range of mean plus minus a standard deviation to the number of data points approximately। इसके approximately जो data point होता है, तो इसका निकल के आएगा 50% नहीं होता है, 68% निकल के आता है, ये दोनों नहीं होता है, यानी कि 68% के आसपास आपका डाटा निकल के आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या है? 43 में बात करते हैं कि which of the following indicates that a data set is not well shaped, यानी कि जो डाटा सेट है वो वेल शेप्ड नहीं होता है, किसी में नहीं होता है, जो इंडिकेट्स करता है। तो द रेंज इज इक्वल टू 5 स्टैंडर्ड डेविएशन, जी नहीं, इक्वल नहीं होता है। द रेंज इज लार्जर देन द इनक्वार्टेबल रेंज, ये भी नहीं होता है, लार्जर नहीं। द मीन इज मच स्मॉलर देन मीडियन, हाँ, मीन जो होता है मच स्मॉलर देन मीडियन होता है, यानी कि राइट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। देयर आर नो आउटर लाइंस, ये भी नहीं कहानी है, यानी कि राइट ऑप्शन दिस। क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या है? इन द क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिज्म, क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च जो है, क्वालिटेटिव किस फॉर्म में आता है आपको पहले बताएं, इससे पहले जो वर्ड्स होते हैं वो आपका क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है? जो नंबर्स के फॉर्म में होते हैं वो आपका क्वांटिटेटिव होता है, ठीक। Which of the following features may be considered critical, इसमें कौन सा फीचर्स क्रिटिकल में कंसिडर्ड किया जाता है? 44 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 44 क्वेश्चन ये आप भी देख लीजिए। अब इसका आंसर पर डिस्कस करते हैं कि आंसर क्या होगा। तो इसका जो है डाटा कलेक्शन विथ स्टैंडर्ड रिसर्च टूल्स, ये नहीं होता है। सैम्पलिंग डिजाइन विथ प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक, ये नहीं होता है। डाटा गैदरिंग नहीं होगा, यानी कि जो डाटा कलेक्शन विथ बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस क्या होता है? डाटा क्वालिटेटिव, मैंने पहले बोल दिया कि डाटा कलेक्शन, डाटा मतलब डाटा कलेक्शन विच पैराडिज्म फीचर्स ऑफ कंसेप्ट क्रिटिकल, तो क्या होगा आपका? डाटा कलेक्शंस बॉटम अप एविडेंसेस, जो बॉटम अप होता है वो एविडेंसेस दिस फॉर्म राइट। देन मूव टू 45 क्वेश्चन। what is the major attribute of कोरिलेशन एनालिसिस, इसमें क्या कह रहा है आपका कि कोरिलेशन एनालिसिस में क्या एट्रीब्यूट होता है आपका, ये बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें एसोसिएशन अमंग द वेरिएबल, हाँ, एसोसिएशन अमंग द वेरिएबल यही आपका होता है कोरिलेशन एनालिसिस। डिफरेंस नहीं होता है, रिग्रेशन नहीं होता है, वेरिएशन अमंग वेरिएबल ये भी नहीं होता, क्या होता है? एसोसिएशन अमंग वेरिएबल, दिस इज आपको एट्रीब्यूट ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस में ये होता है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, क्या नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का? इन विच रिसर्च इज कैरिड आउट, इसमें रिसर्च कैरी होता है, उसका नाम क्या है? फ्रेमवर्क, ब्लूप्रिंट, ये बोल लीजिए आपका, ये हाइपोथेसिस नहीं होता है, ये एक टेंटेटिव आइडिया होता है। सिनॉप्सिस हम रिसर्च से पहले प्रिपेयर करते हैं, सिनॉप्सिस बनाते हैं 3-4 पेज का। रिसर्च पैराडिज्म ये भी नहीं होता है, यानी कि वो आपका क्या हो जाएगा? रिसर्च डिजाइन, जो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं वही तो आपका हो गया ना कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कंसीडर्ड एज क्रिटिकल क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी कि इसमें जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्रिटिकल क्वालिटेटिव रिसर्च, वो आपको बताना है, ठीक ना। तो क्या करते हैं उसमें? कलेक्टिंग डाटा विथ, ये नहीं होता है। डिजाइन सैंपलिंग विथ, नो भाई, डिजाइन सैंपलिंग विथ प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक। कलेक्टिंग क्या है? कलेक्टिंग डाटा विथ बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस, हाँ, कलेक्टिंग डाटा और
bottom up bottom up empirical evidences. This is the qualitative research point. Right option, then A wrong. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या है? पॉपुलेशन वैल्यू इज कॉल्ड। पॉपुलेशन वैल्यू को क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं, सीधी सी बात है। पॉपुलेशन वैल्यू को और क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। स्टैटिक्स नहीं होता है, वेरिएबल नहीं होता है, डाटा नहीं होता है, यानी कि पैरामीटर होता है जो आपका पॉपुलेशन वैल्यू होता है। ठीक, अब आते हैं 49 क्वेश्चंस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिफाइन करते हैं, उस मोमेंट को क्या कहा जाता है? जी, उस मोमेंट को क्या कहते हैं? मीन स्क्वेनेस नहीं होता है, वेरिएशन वेरिएशन ऑफ कोर्टिस नहीं होता, स्क्वेनेस कोर्टिस नहीं होता, यानी कि मीन और वेरिएंस। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम जो कहते हैं मीन और वेरिएंस। क्या कहते हैं? मीन और वेरिएंस। दिस इज द राइट। अब मैं आपका इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्या है? द पॉपुलेशन टू बी सिंपल। अगर पॉपुलेशन टू बी सिंपल इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स व्हिच आर नोन एज। द पॉपुलेशन टू बी सिंपल, जो पॉपुलेशन सिंपल होता है, डिवाइड होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? सैंपलिंग फ्रेम नहीं, सैंपलिंग फ्रेम नहीं कहते हैं पॉपुलेशन को, सैंपल एरर नहीं कहते हैं, सैंपलिंग गैप भी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? सैंपलिंग यूनिट्स। सैंपलिंग यूनिट्स इज द राइट ऑप्शन फॉर द पॉपुलेशन टू सैंपल्ड डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। तो यूनिट्स में डिवाइड होता है उसे हम सैंपलिंग यूनिट्स कहेंगे। ओवरऑल हमने आज 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। जिन लोगों को कुछ कंफ्यूजन होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग चाहते हैं कि मेरा इस बार एग्जाम क्लियर हो, उन्हीं लोगों के लिए हमने ये वीडियो बनाया है वन शॉट, ताकि आपके कोई भी एग्जाम पैट का एग्जाम हो वो आपका जल्द से जल्द इसी बार क्लियर हो। ये मेरे कंसेप्ट के साथ हमने बताया है। आप लोग इसे देखिए और जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपको कमेंट का जवाब दिया जाएगा मेरी टीम के द्वारा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।